बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो 10th क्लास बायोलॉजी है उसके चैप्टर नंबर 12 से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो होती है दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है। एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और इस तरह अगर हम प्लांट्स को देखें तो उनके अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन थी वो सिर्फ एनिमल में थी। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये किसके जरिए होती है? तो ये हम जिस बात करें तो अगर हम एनिमल्स की बात करें और हम अपनी बात करें तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन ये जिस्म में सर्टेन केमिकल होते हैं जिनको कहते हैं हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स की बदौलत जो है हमारे जिस्म में केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये खास केमिकल होते हैं। तो ये लफ्ज हार्मोन जो है ये इसका मतलब होता है एक्साइटिंग, उभारना, यानी किसी भी जो है ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है एक्साइटिंग, मतलब उभारना, तेज करना किसी काम को। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे जिस्म के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशन है ये उनमें बनते हैं। जो हमारे जिस्म के अंदर जो ये हार्मोन्स होते हैं इनकी बदौलत होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स की बदौलत होती है। ये कहां पर बनते हैं, कहां पर सिंथेसाइज होते हैं? तो ये सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द ग्लैंड्स। तो हमारे जिस्म के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड्स का सिस्टम है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दीज आर डक्टलेट्स, यानी इनकी कोई ट्यूब, कोई नाली यानी कोई नहीं होती। तो ये डक्टलेस होते हैं या ट्यूबलेस होते हैं एंडोक्राइन, क्योंकि इनकी सिक्रीशन जो होती हैं जो कि हार्मोन्स होते हैं इनके अंदर पैदा होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। तो ये हमारे जिस्म के अंदर एक पूरा सिस्टम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। अबाउट 20 टाइप्स जो है 20 किस्म के जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन अबाउट 20 जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि डिफरेंट हार्मोन्स पैदा करते हैं। और हार्मोन्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ये किसी भी जो है ये हमारे जिस्म के अंदर कोई नए केमिकल तो स्टार्ट नहीं करते, लेकिन जो हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं लॉन्ग टर्म जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जैसे कि ग्रोथ होगी और इसी तरह सेक्सुअल मैच्योरिटी होगी, तो इन चीज़ों को भी ये कंट्रोल करते हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो यह क्या करते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं जो जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं या तो उनको स्पीड अप करते हैं या उनको इनहिबिट करते हैं। तो ये कोई भी जो है जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस डिफरेंट हो रहे होते हैं या तो उनको तेज करते हैं या उनको रोक देते हैं। तो ये हार्मोन्स हैं और ये हार्मोन्स जो है ये सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द ग्लैंड्स। और हमारे जिस्म के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है अबाउट 20 टाइप्स जो है उनकी ग्लैंड्स जो है हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। तो अब होता किस तरह है कि ये जो सिक्रीशन होती है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, तो कुछ हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ग्लैंड भी हैं जो एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जैसा कि पेंक्रियास जो है उसकी सिक्रीशन जो है पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए वो सिक्रीट कर रहा है। और इसी तरह जो दूसरा जो है लीवर, तो ये जैसा कि ये बाइल प्रोड्यूस कर रहा है और ये बाइल जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल हो रही है, लेकिन किसके लिए? बाइल डक्ट के जरिए। डक्ट है यानी एक नाली है इनसे जो इसकी जो सिक्रीशन होती है वो एक नाली के जरिए जस्ट टारगेट साइट पर पहुंचती है। इसी तरह ये पेंक्रियास है, इसकी सिक्रीशन जो है वो हमारे जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचती है थ्रू पेंक्रियाटिक डक्ट। तो डक्ट है इसमें। तो ये एक्सोक्राइन है क्योंकि इनमें जो है ये जो एंजाइम के होते हैं तो वो एक डक्ट के जरिए जो टारगेट साइट होती है, जो साइट ऑफ एक्शन होती है उस जगह पर जाते हैं एक्सोक्राइन। तो ज्यादातर जो मोस्टली हमारे जो ग्लैंड्स हैं दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज दे आर डक्टलेस। तो इनकी जो सिक्रीशन होती है वो डायरेक्ट प्योर होती है, यानी पोर्ड होती है टू द आपका ब्लड जो होता है उसमें, तो उसको डायरेक्ट जो है वो पोर किया जाते हैं, डायरेक्ट शामिल कर दिया जाता है खून के अंदर।
यानी उसके जरिए किसी किस्म की कोई नाली नहीं होती कि उस नाली के जरिए वो साइट ऑफ टारगेट जाए। तो होता ऐसा है कि ये ब्लड के अंदर शामिल की जाती है, इनटू ब्लड डायरेक्ट की जाती है इनटू ब्लड, फिर ब्लड इसको लेकर जाता है टारगेट साइट पर, साइट ऑफ एक्शन पर। यह ब्लड के जरिए यानी उस जगह तक जिस जगह तक इनकी जरूरत होती है तो ब्लड में शामिल कर दी जाती है ये जो इसके ग्लैंड्स होते हैं, यानी ये हार्मोन्स पहले किस में शामिल कर दिए जाते हैं, ये हार्मोन्स इनटू ब्लड, और फिर ब्लड के जरिए ये टारगेट साइट पर जाते हैं और वहां पर जाकर वो ये यानी अमल करते हैं। तो ये तो था इसका तरीका का कि कैसे जो हमारे जिस्म के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कौन सी सिक्रीशंस खारिज करते हैं, हमने पढ़ा तो वो हार्मोन्स हैं और हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द ग्लैंड्स। और वो हार्मोन्स जो होते हैं ये क्योंकि ग्लैंड्स जो होते हैं ये डक्टलेस होते हैं तो ये डायरेक्ट पोर की जाते हैं इनटू द ब्लड और फिर ब्लड स्ट्रीम के जरिए ब्लड के साथ ये टारगेट साइट पर जिस जगह की जरूरत होती है उस जगह पर ये ब्लड के जरिए जो है वो ट्रेवल करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं अगर हम इनकी केमिकल नेचर को देखें तो केमिकली मोस्ट ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं ज्यादातर दे आर प्रोटीन इन नेचर, और कुछ जो होते हैं वो जैसे कि स्टेरॉइड्स तो वो फैटी एसिड से बने होते हैं, कुछ जो है वो फैटी एसिड से बने होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो क्या होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड से बने स्टेरॉइड। तो हमारे जिस्म के अंदर अगर हम बात करें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो हमने पहले बताया कि अबाउट 20 एंडोक्राइन जो है ग्लैंड्स हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने जो पढ़ने हैं आपकी बुक के अंदर जो आपके निसाब में भी शामिल हैं वो है एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अलावा जो दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पढ़ेंगे क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन होती ही हार्मोन्स के जरिए। तो हार्मोन्स चूंकि सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड की ये मैंने आपके सामने डायग्राम भी बनाई है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो और आपकी बुक में शामिल हैं इसी तरह थायराइड ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ेंगे, पेंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और गोनेड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट ले रहे हैं अभी तो वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके सामने मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई है। इसके अगर हम देखें ये आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है, तो हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच है और इसका जो शेप है वो पी की तरह है, ये यानी पी की तरह इसकी शेप है देखें, और इसका जो साइज है वो भी तकरीबन एक जो मटर का दाना है उसकी तरह होता है। और इसकी दो लोब्स हैं, ये सामने वाली जो है ये एंटीरियर लोब है और ये जो है ये इसकी पिछली लोब है पोस्टीरियर। और इसका वजन हम देखें तो वजन इसका होता है 0.5 ग्राम इसका वजन होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं और डिफरेंट जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट जो आपके दूसरे अदर ग्लैंड्स जो होते हैं जैसे कि थायराइड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, तो उनको स्टिमुलेट करते हैं, उन पर असरअंदाज होते हैं और फिर तरह वो जो है वो अपनी सिक्रीशन वो अपने हार्मोन्स को खारिज करते हैं जब उनकी जरूरत होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड है। तो ये मटर के दाने जितना, और इसका देखें वजन कितने हैं 0.5 ग्राम आपकी हाइपोथैलेमस के साथ ब्रेन में जो है अटैच है। इसकी जो है देखें अगर हम तो दो लोब्स हैं, ये फ्रंट वाली जो है एंटीरियर लोब है और इसकी जो ये है ये पोस्टीरियर लोब है। ये इसकी डायग्राम है। तो अब इसके हार्मोन्स की तरफ अगर हम देखें तो इसकी एंटीरियर लोब जो है अगली लोब जो है ये इसके अपने हार्मोन्स हैं, जो इसकी पोस्टीरियर लोब है इसके अपने हार्मोन्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी एंटीरियर लोब के कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो एंटीरियर लोब जो है ये इसका पहला हार्मोन जो है ये ग्रोथ हार्मोन्स है, दूसरा जो है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, तीसरा जो है एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है ये,
और इसी तरह ये जो चौथा इसका है वो लिटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है ये है इसका LH। इसी तरह इसकी अगर पोस्टीरियर लोब में देखें तो इसके अपने हार्मोन्स है, ये अपने हार्मोन सिक्रीट करती है, तो वो जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन व सप्रेशन भी जिसके कहते हैं, और दूसरा जो है ऑक्सीटोसिन जो है, ये दो इसके हार्मोन्स हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है इसका क्या काम है। जैसा कि इसका नाम से ही जाहिर है ग्रोथ हार्मोन, तो ये ग्रोथ हार्मोन का असल में जो आपकी जो डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है बॉडी की, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी सिक्रीशन करता है। और जो अर्ली स्टेज होता है यानी चाइल्डहुड जो होती है, इसमें इसका ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा होती है। अगर इसकी जो है अर्ली स्टेज के अंदर इब्तदाई दिनों में बच्चे के अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो कम हो, तो बच्चों का कद छोटा रह जाता है और उस हालत को कहते हैं डवार्फिज्म, यानी बच्चा जो है बोनापन इसको कहते हैं, बोना छोटे कद का रह जाते हैं। किसकी? इसकी कमी की वजह से। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है जितना रिक्वायर्ड था उतनी मिकदार में ये खारिज नहीं हुआ इस पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो कद छोटे रह गए और उसको कहते हैं डवार्फिज्म का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है नॉर्मल जो है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा इसकी सिक्रीशन हो जाती है अर्ली स्टेज के अंदर। चिल्ड्रन में जो है इब्तदाई दिनों में इसका जो अखराज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो बच्चों का कद, उनकी जो लेंथ होती है बाजू जैसा कि टांगें होगी, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। वो उनका कद जो है नॉर्मल जो है उनकी ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है उनकी, तो उसको कहते हैं जिगेंटिज्म। अब ये कब होता है? जब एक बच्चा जो है उसकी अर्ली स्टेज के अंदर जब उसकी ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी सिक्रीशन ज्यादा हुई है, तो इस हालत में उसका कद, उसकी टांगे, उसका जो है नॉर्मल ग्रोथ होगी और वो जो आपका नॉर्मल कद होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा वो लंबा होगा। तकरीबन इस पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आलम चन्ना और नसीब सोमर जो है इनका 7-8 फुट यानी इनका इस तरह का कद है, 7 फुट 8 इंच का है। तो मतलब ये इनके शुरू के दिनों में इनको ये बीमारी थी कि इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे सिक्रीशन ज्यादा की है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में है ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से इनका कद जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया और इस बीमारी को कहते हैं जिगेंटिज्म। तो ये आपका ग्रोथ हार्मोन था, इसकी वजह से होता है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जो आपका जो है, अब जब इस अगर ग्रोथ हार्मोन जो है शुरू में अर्ली स्टेज में इसकी सिक्रीशन ज्यादा होती है, लेकिन जब इंसान जो है मैच्योर हो जाता है उसका जो है तो बड़ा हो जाता है, तो फिर इसकी जो है नॉर्मल फिर इसकी सिक्रीशन होती है। दूसरा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह हार्मोन एक तो इसका किरदार जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका भी किरदार है। दूसरा इसका जो किरदार है ये आपके थायराइड जो ग्लैंड होता है, जो आपका यहां पर वाक़ है थायराइड ग्लैंड, इसको स्टिमुलेट करता है और इसकी जो हार्मोन्स होता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं वो उससे निकलता है। तो ये असरअंदाज होता है थायराइड ग्लैंड पर, नाम से जाहिर है। तो ये आपके थायराइड ग्लैंड पर जो है असरअंदाज होता है और उससे जो उसके हार्मोन्स जो है थायरॉक्सिन, तो ये इससे जो है यानी इस पर असरअंदाज होकर इससे ये हार्मोन जो है ये इसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से निकलता है। यानी जो आपका थायराइड स्टिमुलेट है ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट को और सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसको थायरॉक्सिन यानी थायराइड हार्मोन की जो सिक्रीशन होती है, तो वो हमने पढ़ा है कि जो हार्मोन्स की जो सिक्रीशन ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है उनका हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन जो निकलता है वो थायरॉक्सिन है, तो वो किसकी वजह से निकलता है? जब ये असरअंदाज होता है थायराइड ग्लैंड पर। ये आपका जो है लोब का दूसरा हार्मोन था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा जो है एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ये तीसरा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की अगली लोब से जो सिक्रीट हो रहा है और ये आपके एड्रेनल ग्लैंड पर असरअंदाज होता है और इसके एड्रेनल ग्लैंड के जो कार्टेक्स पर असरअंदाज होकर जो है उससे हार्मोन्स की सिक्रीशन को करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं और उससे फिर हार्मोन जो है उनका अखराज होता है। तो ये आपके जो एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है ACTH, ये आपके एड्रेनल ग्लैंड के कार्टेक्स पर असरअंदाज होते हैं और फिर उससे हार्मोन्स का अखराज होता है। तो ये था आपका एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो इससे फिर जो है वो रिलीज होता है, यानी जब ये
ACTH जो आपका हार्मोन्स होते हैं वो आपके एड्रिनल ग्लैंड पर असरअंदाज होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और फिर इससे जो इसके हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो इसी तरह लिटनाइजिंग हार्मोन ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो चौथा जो है आपका जो यानी इसका एंटीरियर लोब का जो चौथा हार्मोन जो है इससे निकल रहा है, ये जो है आपके गोनेड्स पर असरअंदाज होता है। और इसी तरह जैसे कि आपके जो टेस्टिस होते हैं तो उन पर असरअंदाज होते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं और उनसे फिर सेक्स हार्मोन जो हैं पैदा होते हैं। तो ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, फिर उनसे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो आपके यानी उससे निकलते हैं, रिलीज होते हैं। दूसरा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन जो है उसमें जो एग फॉर्मेशन होती है इनसाइड द फीमेल ओवरी, तो उस पर असरअंदाज होता है। यानी आपका जो जब नीड होती है, इट इज नीडेड फॉर द रिलीज ऑफ एग सेल फ्रॉम द ओवरी ओव्यूलेशन इन फीमेल, यानी जब ओव्यूलेशन के दौरान जो एग सेल जो रिलीज होते हैं किस प्रोसेस में, ओव्यूलेशन, तो एक सेल जो है रिलीज हो रहा है, तो ये भी आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है इसकी वजह से वो रिलीज हो रहा है ओवरी से। तो ये थे एंटीरियर लोब के जो हार्मोन्स थे। तो अब देखते हैं हम पोस्टीरियर लोब के जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि एक है एंटी डायरेटिक और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन को वेसोप्रेशन भी कहते हैं। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से निकलता है। दूसरा जो ऑक्सीटोसिन है ये भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी जो है दूसरी लोब से निकलता है, पोस्टीरियर लोब से निकलता है। ठीक है, दो हार्मोन निकलते हैं। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, दिस हार्मोन अफेक्ट द रीनल ट्यूब्यूल टू रीअब्सॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। पिछले चैप्टर को दोबारा से रिकॉल करें, हमने पढ़ा था कि जब आपके जिस्म के अंदर पानी की डिफिशियंसी होती है तो फिर जो आपका मोस्टली वाटर जो होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, जो आपका जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उससे आपका ज्यादातर जो वाटर होता है उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है। तो वो कब होते हैं, जब आपके जिस्म के अंदर वाटर की डिफिशियंसी हो, तो फिर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब इसको हार्मोन को, एंटी डायरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करती है। अब इसकी सिक्रीशन की वजह से आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो ज्यादातर पानी को दोबारा जज़्ब कर लेती हैं। इस तरह जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बराबर रहती है। तो ये था उसका यानी रीअब्सॉर्प्शन में ये आपको मदद देते हैं जब आपके जिस्म के अंदर डिफिशियंसी हो। तो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से मोस्टली जो आपकी रीअब्सॉर्प्शन होती है जब जिस्म के अंदर वाटर की डिफिशियंसी हो, तो वो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की वजह से होती है। तो ये आपका एंटीरियर लोब का, पोस्टीरियर लोब का सॉरी, पहला हार्मोन था एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब दूसरा जो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रैक्ट द यूट्रस मसल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और दूसरा फंक्शन इसका ये है इट आल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। एक वो ये जितने भी आपके नरम मसल्स होते हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान वो सिकुड़ते हैं, उनकी कंट्रैक्शन जो है आपके जो मसल्स होते हैं स्पेशल मसल, उनकी कंट्रैक्शन जो है इस की वजह से होती है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। मसलन जब आपकी चाइल्ड बर्थ जो है, बच्चे की पैदाइश होती है, तो चाइल्ड बर्थ के दौरान आपके मसल जो है जो स्पेशल मसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे की पैदाइश हो जाती है एक। तो दूसरा जो है यूट्रस के मसल जो है उनकी जो सिकुड़ना वो कंट्रैक्ट होते हैं, बच्चा आगे की तरफ आते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होते हैं। दूसरा जो फ्लो ऑफ मिल्क होता है ये जो है ये किसकी वजह से होता है, ये भी आपके ऑक्सीटोसिन की वजह से होते हैं। तो ये आपकी पोस्टीरियर लेयर का दूसरा है, यानी ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो जो आप बच्चे की जो बच्चा दूध पीते हैं तो छाती से फ्लो ऑफ मिल्क जो है तो ये इसको स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन। तो ये फ्लो ऑफ मिल्क जो है ये किसकी वजह से होता है, यानी कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, तो ये किसकी वजह से होती है, ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ होती है और इस तरह फ्लो ऑफ मिल्क होता है ब्रेस्ट से। तो ये थे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड था और उसके डिफरेंट हार्मोन्स थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके जो बाकी जो आपके निसाब में शामिल हैं हार्मोन्स उनको हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।